हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। फिर से हमारी लास्ट क्लास में हमने जो है चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के बारे में बात की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसके बाद में स्वर्णबेला गोल में उसने संधारा विधि से शरीर का त्याग कर दिया था। भद्रबाहु से शिक्षा दीक्षा लेकर, ठीक है, जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा दीक्षा लेकर उसने जो है शरीर का संधारा विधि से त्याग कर दिया। ये हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं कि उसके बाद आपने देखा कि मौर्य वंश का जो अगला उत्तराधिकारी हुआ वो बिंदुसार हुआ। और बिंदुसार हुआ तो मैंने आपको बताया कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, क्योंकि उसके सर पर जो है एक बड़ा बिंदु था, ठीक है, और एक बड़ा जो है चिन्ह था। इसके कारण इसका नाम बिंदुसार पड़ा। और बिंदुसार की फिर हमने उपलब्धियां बताई कि उपलब्धि के तौर पर उसने अपने पिता से मिली विरासत को संभाल के रखा। ये उसकी जो है सबसे बड़ी उपलब्धि इतिहासकार मानते हैं। दूसरी जो हम बात करते हैं बिंदुसार के, जो है बिंदुसार के कुछ उपनाम मैंने आपको बताए, जैसे अमित्रघात बताया, और जो है फिर हमने बात की कि बारिशार बताया, ठीक है, सिंहसेन बताया। इस तरह से हमने कुछ उपनाम के बारे में बात बिंदुसार के बारे में की। वैसे दोस्तों, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा और जो है पिता का नाम चंद्रगुप्त था, ठीक है। तो माता का नाम क्या था? दुर्धरा, ठीक है, और जो है पिता का नाम क्या था? चंद्र, यानी कि पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम यहाँ तक हमने बात की कि बिंदुसार जो है, बिंदुसार की जो है उपलब्धि मैंने बताई कि तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं, ठीक है। राजनीतिक उथल पुथल उसके समय जो होती है, वो राजनीतिक उथल पुथल में जो है तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। और उसी तक्षशिला के 2 विद्रोह को दबाने में कौन सफल होता है? अशोक होता है। और जो मैं आपको कह चुका हूं कि अशोक उस समय कहाँ का जो राज्यपाल था? अशोक राज्यपाल अवंती का था, यानी उज्जैन का था। और उसको दबाने के लिए जो है बिंदुसार ने भेजा। और बिंदुसार ने जब उसको भेजा और उसने सफलतापूर्वक वहाँ पर हो रहे जो है वहाँ पर हो रहे विद्रोह को दमन किया। और दमन करके सफलतापूर्वक अपनी जो है प्रशासन को या अपनी जो है वापस जो है सुनियोजित किया तक्षशिला को। इसलिए बिंदुसार बहुत प्रसन्न हुआ और बिंदुसार ने कालांतर में जो है फिर तक्षशिला का जो है क्या बना दिया था? राजा बना दिया। और फिर मतलब कि राजदूत के रूप में नियुक्त किया। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो इस जो है कड़ी में जो अगली बात है जो बिंदुसार के लिए पूछा जाता है, तो बिंदुसार में आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया से हमारे जो है राजनीतिक संबंध हो गए थे। सीरिया का जो राजा था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज के दरबार में रहता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ये हमारा जो वैदेशिक जो संबंध था, ये विदेशिक जो संबंध था, वो किस तरह से जो है यानी बिंदुसार के समय में था, वो हम देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या जो है इतिहासकारों की राय है। तो वैदेशिक जो संबंध है, ठीक है, सिख संबंध, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। और वैदेशिक संबंध में सीरिया का जो राजा था एंटियोकस, उसका राजदूत डायमेकस जो था बिंदुसार के दरबार में रहता था, माफ कीजिएगा, बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो सीरिया का जो राजा था, सीरिया का नरेश जो था, उसका नाम था एंटियोकस, ठीक है। उसका जो दरबारी था, ठीक है, एंटियोकस का राजदूत, सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत, ठीक है, डायमेकस रहता था, डायमेकस, ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। अब दूसरा जो है, यानी कि हम कह सकते हैं मिस्र का जो राजदूत,
मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस, ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड का जो राजदूत था डायनेसियस, ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो दो राजाओं के जो है राजदूत बिंदुसार के दरबार में रहते थे। एक तो एंटियोकस जो सीरिया का नरेश था, उसका राजदूत डायमेकस रहता था। दूसरा हमने बात की कि मिस्र नरेश, ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड का राजदूत डायनेसियस जो है बिंदुसार के दरबार में रहता था। दोस्तों आगे बढ़ने से पूर्व हम एक बात कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वो ये कि सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत डायमेकस जो बिंदुसार के दरबार में था, तो बिंदुसार ने इससे निम्न 3 चीजों की मांग की। वो 3 चीजों की कौन मांग सीरिया के नरेश से क्या मांग की? मांग ये थी इसकी कि एक जो है सूखी अंजीर, ठीक है, सूखी अंजीर ठीक है। दूसरा इसने जो है सूखी अंजीर, ठीक है, मदिरा यानी मीठी मदिरा, ठीक है, मीठी मदिरा तथा दार्शनिक या जिसको सोफिस्ट भी कहते हैं, दार्शनिक की मांग की थी। तो ये 3 चीजों की मांग कौन करता है? ये 3 चीजों की मांग बिंदुसार करता है। बिंदुसार किससे करता है? बिंदुसार करता है सीरिया के नरेश एंटियोकस से मांग करता है। और ये 3 चीजें जब मांग करता है तो वहां से क्या रिप्लाई आता है? वहां से ये रिप्लाई आता है दोस्तों कि हम जो है आपको 2 चीजें देने के लिए तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो 1 है, पहली जो है सूखी अंजीर, दूसरी है मीठी मदिरा जिसको स्वीट वाइन कहते हैं, ठीक है, ये हम दे देंगे। पर जो है यूनान में दार्शनिक जो है ना बेचे जाते हैं और ना जो है खरीदे जाते हैं, यहाँ दार्शनिक नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के जो है यूनानी जो हम कह सकते हैं रीति रिवाजों के विपरीत है, यानी यहाँ के राजा ने कहा कि ये हमारे यूनानी रीति रिवाजों के विपरीत है, हम दार्शनिक को ना बेचते हैं ना खरीदते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मांग ली गई और तीसरी मांग जो है दार्शनिक की वो दोस्तों नहीं मांगी गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो यानी कि मिस्र का जो राजदूत है, मिस्र नरेश, ठीक है, मिस्र नरेश कौन थे? टॉलमी फिलाडेल्फस, ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड का राजदूत, ठीक है, का राजदूत कौन था? डायनेसियस। ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो बिंदुसार से हमें क्या माना गया कि डायनेसियस जो था वो बिंदुसार के दरबार में रहता था दोस्तों, ठीक है। और ये सब माना जाता है कि बिंदुसार ने अपने जीवन में अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हो गया था। ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो बिंदुसार था अपने अंतिम समय में किस संप्रदाय का, संप्रदाय यानी इंग्लिश में सेक्ट कहते हैं, SECT सेक्ट, संप्रदाय का अनुयायी हो जाता है। तो आप कहोगे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हो जाता है, जो मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों फ्रेंड्स कि वो आजीवक संप्रदाय जो था वो नास्तिकवादी संप्रदाय होता है, भौतिकवादी संप्रदाय होता है। मखाली गोसाल, ठीक है, ये इसका संस्थापक होता है, ठीक है। और बिंदुसार इसी संप्रदाय का अनुयायी हो जाता है। वैदिक सभ्यता, ऐसा बोला जाता है कि वैदिक सभ्यता को या वैदिक जो है रीति रिवाजों को जो है चुनौती देने के बाद में ये जैन और बौद्ध धर्म से पहले विकसित और सुनियोजित और सुसंगठित होने वाला पहला संप्रदाय था। तो ये कितना पुराना है? ऐसा माना जाता है जैन और बौद्ध संप्रदाय, यानी आप देखो जैन हो चाहे बौद्ध हो चाहे अन्य कोई जो संप्रदाय है, ये सारे के सारे वैदिक संप्रदाय यानी कि वैदिक रीति रिवाजों के खिलाफ खड़े होकर एक नए धर्म की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो उनमें से पहला कौन सा था? आजीवक संप्रदाय, यानी कि इन दोनों से जो है पहले
इन दोनों से पहले का है, इन दोनों से पुराना है, तो बिंदुसार अपने जीवन के अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी होता है। आजीवक संप्रदाय का, तो अंतिम समय में अगर मैं लिखूं अंतिम समय, तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। तो ये अपने जीवन में अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हो जाता है। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार बिंदुसार के लिए पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है विशेषकर, ठीक है। तो आप और हमने अभी तक ये पढ़ लिया है कि बिंदुसार की जो वैदेशिक जो संबंध थे, तो वैदेशिक जो संबंध है बिंदुसार के, वो ये है कि बिंदुसार ने जो है सीरिया, नरेश, एंटियोकस का राजदूत डायमेकस रहता था इसके दरबार में। 3 चीज़ों की मांग होती है, ठीक है, जो हमने बात कर ली डिटेल में, मिस्र, नरेश, टॉलमी, फिलाडेल्फस, ठीक है। और ये जो है राजदूत होता है, इसका राजदूत डायनेसियस जो है बेसिकली किसके दरबार में रहता है, बिंदुसार के दरबार में रहता है। और बिंदुसार अपने अंतिम समय में आजीविक संप्रदाय का क्या हो जाता है, अनुयायी हो जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो है बिंदुसार के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, और हमको ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं बिंदुसार की, तो बिंदुसार में एक चीज जो मैंने आपको बताई, बिंदुसार का माता जो थी दुर्धरा थी। माता का नाम क्या था, दुर्धरा, ठीक है। माता दुर्धरा, पिता हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके दरबार में एक पिंगल वस्तु नामक आजीवक जो है, हम कह सकते हैं कि संप्रदाय का एक जो है भिक्षु भी रहता था। तो पिंगल वस्तु नामक आजीवक संप्रदाय का एक भिक्षु भी इसके दरबार में रहता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उस महान सम्राट की जो इतिहास के पन्नों में, भारत के इतिहास में भी नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसका नाम है अशोक द ग्रेट, अशोक महान। अशोक महान की बात करने से पूर्व मैं अशोक के बारे में ये कहना चाहता हूँ, अशोक एक महान सम्राट भी नहीं था। यानी कि मौर्य वंश में बिंदुसार की मृत्यु के बाद में जिस राजा का पदार्पण होता है वो अशोक होता है, जो इतिहास के पन्नों में, भारत के इतिहास में भी महान नहीं, विश्व के इतिहास में महान जो है राजा है। और ये एक यानी कि महान सम्राट के साथ साथ ये एक जो है विशेष व्यक्तित्व वाला जो है इंसान था, जिसके हृदय में करुणा की नीति, संवेदना की नीति और जो है दानशील की नीति, इसके जो है गुण थे। तो अशोक बेसिकली यानी कि विश्व के इतिहास में अगर कोई चमकीला तारा है, ठीक है, विश्व के इतिहास में जितने भी नरेश हुए हैं और उनमें से अगर कोई चमकीला तारा है तो वो निश्चित रूप से, ठीक है, वो कौन है, अशोक है। अशोक एक महान सम्राट के साथ महान व्यक्तित्व भी था, और जिसके आचरण से, ठीक है, और इसी आचरण से वो दुनिया में महान जो है सम्राट कहलाया। तो अब हम अशोक की बात करते हैं, बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है, यानी बिंदुसार की मृत्यु के बाद में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर आसीन होता है, और 273 से लेकर वो 236 ईसा पूर्व तक, यानी कि कहाँ 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक वो मौर्य प्रशासन या मौर्य शासन की गद्दी पर आसीन होता है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं अशोक की, तो अशोक 273 से लेकर 236 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन रहता है दोस्तों। तो इसमें जो है यानी हम कह सकते हैं कि अशोक के बहुत सारे नाम हमको जो है उसके अभिलेखों में मिलते हैं। अलग अलग अभिलेखों में अशोक के अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे अशोक के कुछ उपनाम मैंने आपको यहाँ लिखे, अशोक वर्धन, ठीक है। तो अशोक वर्धन जो है अशोक का नाम मिलता है। ये हमको कहाँ मिलता है, ये हमें जो है पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है,
अशोकवर्धन मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मगधाधीराज। ठीक है, मगधाधीराज में जो है मगधाधीराज मिलता है, मगध का राजा। मगध का राजा किस में लिखता है? भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख जो है राजस्थान का अभिलेख। ठीक है, इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? मगधाधीराज। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि बुद्ध शाक्य जो मिलता है, बुद्ध शाक्य हमें मिलता है मास्की अभिलेख में। तो मास्की अभिलेख में इसका नाम क्या मिलता है? बुद्ध शाक्य, मास्की अभिलेख। मास्की कहाँ है? मैंने कल आपको बताया, मास्की अभिलेख, मास्की कर्नाटक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रियदर्शी राजा और अशोक। देखो, अशोक का नाम, अशोक जो है गुर्जरा, मास्की, ठीक है, नेतुर और उदयकोदम। ठीक है, इन स्थानों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा दिग्गोलम। यहां पर अशोक का नाम जो है दोस्तों अशोक मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जो है अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। और अगर हम बात करें प्रियदर्शी राजा, तो बराबर के अभिलेख में, तो बराबर का जो अभिलेख है उसमें हमें इसका नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी राजा मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। उपनाम अशोकवर्धन पुराण, मगधाधीराज भ्राभु अभिलेख में मिला है। ठीक है, बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में मिला है। दोस्तों, प्रियदर्शी राजा बराबर अभिलेख में अशोक का नाम, अशोक कहाँ मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी इसका ऑप्शन गुर्जरा आता है, कभी मास्की आता है। नेतुर और उदयकोलम थोड़े कम जो है, यानी कि बहुत डीप में आपको अगर पूछ लें तो ध्यान रहना चाहिए। बाकी ये आपको ध्यान रखना है, मास्की और गुर्जरा तो किसी भी कंडीशन में ध्यान रखना है कि इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पेंथलर साहब ने 1750 में पेंथलर साहब ने पहली बार अशोक के अभिलेख को खोजा था और जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैंने बहुत बार क्लास में अभिलेखों की बात हुई, हमारे साहित्यिक साक्ष्यों की बात हुई, तो मैंने आपको बताया है, फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि पेंथलर साहब ने इन अभिलेखों को खोजा था और जेम्स प्रिंसेप ने एशियाटिक सोसाइटी के सामने प्रस्तुत होकर इन सभी अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, ये आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि इनके नाम पूछने, जेम्स प्रिंसेप को तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, और विलियम जोन्स ने जो है सेंड्रोकोटस, एंडियोकोटस, सेंड्रोकॉप्टस, तो एंटियोकॉप्टस, सेंड्रोकॉप्टस, इन सभी नामों का जो है समीकरण किसके साथ बिठाया था? इन सभी नामों का समीकरण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बिठाया था। तो दो नाम आपको जो है इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेप ने तो अभिलेख पढ़े थे और पेंथलर साहब ने खोजे थे। ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है जब भी आपको जो है पढ़ रहे हो। एक साइड में एक स्लाइड बना ली। ठीक है, पेंथलर साहब ने खोजे, इसको पढ़ा किसने? तो आपका ध्यान होगा जेम्स प्रिंसेप ने, और जो है इन तीनों नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में विलियम जोन्स। कुछ भी नहीं है, साधारण, बिल्कुल साधारण है। ठीक है, जितना आप चीजों को अलग करके पढ़ोगे, जितनी चीजों को आप साइड में करके पढ़ोगे, तो आपको बहुत जो है पृथक पृथक करके, ठीक है, अलग अलग करके, सेपरेट करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें एक चीज है, उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अशोक राजा बनने के बाद में, यानी शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का जो है, यानी कि
हम कह सकते हैं सूबेदार होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, तो आपका आंसर हमेशा होगा अवंती, या अवंती ऑप्शन नहीं, अवंती की राजधानी थी उज्जैन, तो उज्जैन आ जाए तो भी ठीक है और अवंती आ जाए तब भी ठीक है, क्योंकि अवंती जो है उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, तो शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? आपका आंसर होगा अवंती या उज्जैन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए आप लगा सकते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि अवंती मैंने बताया, इसमें तो उज्जैन आ गया। थोड़ा कॉमन सेंस होता है, एग्जाम थोड़ा क्या होता है, एग्जाम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस होता है, क्योंकि अगर आपका कॉमन सेंस है तो आप एक दो ऑप्शन को वैसे भी हटा सकते हो, तो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन वैसे हट जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? अगर 2 ऑप्शन हट गए तो 50% की सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती। इसलिए कॉमन सेंस हर एग्जाम में जरूरी है, खाली पढ़ाई जरूरी नहीं है। मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि कॉमन सेंस भी बहुत जरूरी है। अगर आपको अवंती की राजधानी उज्जैन ध्यान है तो आपको कॉमन सेंस से उज्जैन भी जा सकते हो। अब यहां उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है दोस्तों, यानी शासक बनने के बाद में 4 साल बाद में उसका राज्याभिषेक होता है। यानी 273 ईस्वी में शासक बनता है, बिंदुसार की मृत्यु होती है। ठीक है, और वो जो हम कह सकते हैं कि उसका अभिषेक कब होता है? अभिषेक होता है 269 में, 200 यानी 69 ईस्वी में जो है, ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में इसका राज्य अभिषेक होता है। तो 4 साल क्या होता है? 4 साल सत्ता के लिए संघर्ष होता है, भाइयों के बीच में संघर्ष होता है। तो कुछ जो है सिंहली अनुसूतियां यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ सिंहली अनुसूतियों के अनुसार जो है अशोक ने इस सत्ता संघर्ष में अपने 99 भाइयों की हत्या की। ठीक है, और ये बौद्ध जो है धर्म की किताबें हैं वो भी यही कहती है, सिंहली अनुसूतियां वो भी यही कहती हैं। वो ये इसलिए कहती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहती है दोस्तों कि अशोक राजा बनने से पूर्व कितना क्रूर था। और आपको पता होगा आगे जाकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए वो बताने चाहते हैं कि ये सारे जो बौद्ध धर्म वाले जो ये निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि कैसे वो जो है धर्मावलंबी हो जाता है, कैसे शांति प्रिय शासक हो जाता है बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में। तो सत्ता संघर्ष को हम देख लेते हैं, उत्तराधिकारी संघर्ष को देख लेते हैं। उत्तराधिकारी संघर्ष, ठीक है, उत्तराधिकारी संघर्ष जैसे 4 साल तक रहा, 4 साल, ये 4 साल कहां से? 273 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 269 ईसा पूर्व तक ये सत्ता संघर्ष रहा दोस्तों। तो इन 4 सालों में सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार, ठीक है, जो सिंहली अनुश्रुति है वो ये कहती है कि अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने कितने भाइयों की हत्या की? 99 भाइयों की हत्या। तो 99 भाइयों की हत्या ये अशोक करता है। उसके बाद में 269 ईस्वी में इसका राज्य अभिषेक होता है। तो ये 4 साल का संघर्ष रहता है। और कुछ किताब ये कहती है कि इसके 2 ही भाई थे, ठीक है, और उसमें जो सबसे बड़ा था सुसीम था, जिसको ही सुमन कहते हैं, और उसका वध करके अशोक जो है राजा बना। ठीक है, ये ऐसा कुछ किताबें कहती है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि कल्हण की राजतरंगिणी है। कल्हण की राजतरंगिणी ये कहती है कि अशोक जो है, अब अशोक राजा बना, तो राजा बनने से पूर्व, ठीक है, तो राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो राजा बनने से पूर्व, शासक बनने से पूर्व अशोक जो था, बनने से पूर्व, शासक बनने से पूर्व दोस्तों अशोक था अवंती का राज्यपाल। अवंती का राज्यपाल, तो ये अवंती का राज्यपाल था। मैं इसलिए ये इसको बता रहा हूं कि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का सवाल कि शासक बनने से पूर्व अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था। तो आपका आंसर होगा अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। राजतरंगिणी के अनुसार, कल्हण के अनुसार अशोक जो था वो बेसिकली यानी कि
कश्मीर का पहला मौर्य शासक था और कश्मीर का पहला शासक था जिसने श्रीनगर शहर की स्थापना की। और ये आगे ये भी कहता है कि ये शिव का बहुत बड़ा उपासक था। समझ रहे हो मेरी बात? तो राजतरंगिणी क्या कहती है कि राजतरंगिणी किसकी है? कल्हण द्वारा रचित। तो कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर इतिहास पर लिखी गई पहली किताब, ठीक है, कल्हण, ठीक है, सुनियोजित लिखी गई पहली किताब कश्मीर इतिहास पर, तो कल्हण द्वारा लिखी गई। इसने कहा अशोक ने क्या किया? श्रीनगर शहर की स्थापना करवाई, श्रीनगर शहर की स्थापना, ठीक है। और ये आगे कहता है शिव का अनुयायी था, फॉलोवर था किसका? शिव का। तो ये शिव का अनुयायी था, का अनुयायी। ये अशोक के लिए कौन कहता है? ये कहता है राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी का जो ये लेखक है कल्हण, ये जालोक नामक जो है एक अशोक के बेटे की भी बात करता है, जो बहुत डीप में है, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये बता रहा हूँ। मेरा काम बिल्कुल ऐसा रहता है कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए, ताकि इस क्लास को लेने के बाद में आपको कभी भी कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अशोक के, जैसे हमने बात की कि अशोक ने जो है कि इस तरह से जो है अपने राज्य में जो है राज्य सत्ता अपनाई, और 269 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक होता है 4 साल के उपरांत में। अब जब राज्याभिषेक होता है तो दोस्तों अशोक की कुछ पत्नियों के नाम भी, जैसे अशोक की माता का नाम, ठीक है, अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी। माता का नाम क्या होता है? माता का नाम ठीक है। और पिता का नाम आप सब जानते हो, पिता का नाम बिंदुसार, ठीक है साहब, ये इसके पिता का नाम था। और सुब्रदांगी के लिए ऐसे बोला जाता है, ये चंपा जो महाजनपद था उसकी श्रेष्ठी की पुत्री थी, और इसी से जो है किसका जन्म होता है? अशोक का जन्म होता है। ये चंपा की श्रेष्ठी की पुत्री थी, ठीक है। तो चंपा की श्रेष्ठी की पुत्री, श्रेष्ठी की पुत्री, ठीक है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। और जो है कुछ किताबें, यानी कि बौद्ध धर्म की किताबें, धर्मा इसकी माँ का नाम बोला जाता है, तो बौद्ध धर्म की कुछ किताबें धर्मा इसकी माँ का नाम बताते हैं, ठीक है। पर अपने एग्जाम में इस तरह का सवाल सुब्रदांगी का नाम पूछा जाता है। तो अशोक की पत्नियों के बारे में, तो अशोक की पत्नियां जो थी, ठीक है, कौन कौन सी थी? तो अशोक की जो है, अशोक ने संभवतः काफ़ी विवाह किए, तो अशोक की जो रानियां थी, अशोक की रानियां, और उनके बारे में मैं आपको नाम बताता हूँ। अशोक की रानी में जो प्रमुख जो रानी थी, ठीक है, जैसे आपको मैंने कारुवाकी का नाम बताया, ठीक है, कारुवाकी का नाम सिर्फ एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक की रानी का नाम आता है, और उसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, कौशाम्बी अभिलेख। आपने अगर मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि अशोक की रानी जो थी उसका नाम क्या था? कारुवाकी, जिसका नाम तीवर की माता, ठीक है, तीवर की माँ थी, उसका नाम हमको देखने को। पहली पत्नी अशोक की थी देवी या महादेवी, ठीक है, देवी या महादेवी। ये विदिशा की सृष्टि की पुत्री थी, विदिशा सृष्टि की पुत्री थी, की पुत्री, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताया तिष्य रक्षिता, ये भी अशोक की पत्नी, ठीक है। ये बौद्ध जो है धर्म को मानने वाली थी,
और इसी ने जो है ऐसा बोला जाता है कि इसकी वजह से जो है बोध गया का जो पेड़ होता है वो जो है उसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तिस्य रक्षिता जो है बेसिकली बोध मतावलंबी थी, बोध मत को मानने वाली पत्नी थी तिस्य रक्षिता। ठीक है, एक इसकी रानी का नाम आता है असंधि मित्रा। ठीक है, असंधि मित्रा इसकी प्रधान महिषी थी। ठीक है, प्रधान महिषी, जो प्रधान जो हम कह सकते हैं कि रानी, पटरानी जो होती है उसको महिषी कहते हैं। प्रधान महिषी, तिस्य रक्षिता और कारुवाकी। कारुवाकी किसकी हम कह सकते हैं, कारुवाकी जो थी तीवर की माँ थी। ठीक है, तीवर की माँ कारुवाकी। ये अशोक की पत्नियों के बारे में हमको जो है जानकारी मिलती है, ये अशोक की पत्नियां थी। ठीक है, अब जो है अशोक ने अपने शासन के, यानी कि अगर हम बात करें कि कलिंग के युद्ध की बात करते हैं कि अशोक ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध किया था और वो कलिंग युद्ध था। और ये कलिंग युद्ध जो है इसकी हमको 13वें शिलालेख से मिलते हैं और विशेषतः शहबाजगढ़ी। ठीक है, राजज्ञापत्र जो था, शहबाजगढ़ी का जो अभिलेख था उसका 13वां अभिलेख जो है वो किससे हैं, वो कलिंग के युद्ध का वर्णन करता है। तो कलिंग का युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध जो होता है 261 ईसा पूर्व में होता है। तो अगर मैं बात करूं कि राजा बनता है, यानी कि राज्य के शासन के 13वें साल में इसने युद्ध किया। 273 से अगर बात करें तो हम बात करेंगे शासन के 13वें साल में इसने युद्ध किया, 13वें वर्ष में। और अगर हम बात करें राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष बाद में, क्योंकि 4 साल बाद होता है राज्य अभिषेक 269 से, तो 8वें वर्ष में। ठीक है, तो अगर हम राज्य अभिषेक की बात करें तो ये 8वें वर्ष में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कलिंग को लेकर जो है, कलिंग जो है कहां पर है। कलिंग आज के दक्षिणी उड़ीसा के पार्ट को हम कलिंग कहते हैं। और कलिंग ऐसे बोला जाता है कि नंदों ने, महापद्मानंद ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को अपना जो है अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो संभवतः ऐसा ये माना जा सकता है, इसमें इतिहासकारों की जो है हम कह सकते हैं मतभेद है कि चंद्रगुप्त के समय भी जो है कलिंग जो है यानी कि मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा होगा। बट मेगस्थनीज की कुछ जो बातें जो है उलझा देती है। वो ये कहता है कि कलिंग एक जो है यानी कि स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, तो वो जो है इस कलिंग स्वतंत्र राज्य को संभवतः अशोक ने जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। और कलिंग के युद्ध में अशोक ने जो नरसंहार किया था वहाँ पर। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध इसलिए है कि इतिहासकारों का मानना है कि कलिंग क्षेत्र इसलिए मौर्यों की नज़र थी कि वहाँ पर हाथियों की प्रचुरता थी। और हाथियों की प्रचुरता के कारण, यानी कि उस समय राफेल विमान तो थे नहीं कि राफेल से जो है राफेल खरीदने, उस समय हाथी जिसके पास थे, हाथी राफेल विमान थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिनके पास जितने हाथी हो गए उतना ही वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, उतना ही उसका सैनिक नेतृत्व या हम कह सकते उसका सेना जो थी वो स्ट्रांग होगी। तो इसलिए जो है कलिंग बहुत महत्वपूर्ण स्थान था हाथियों के लिए। इसलिए संभवतः अशोक की नज़र कलिंग पर रही होगी और उसने इसका नरसंहार करते हुए यहाँ पर 1 लाख आदमियों को मारता है और 1.5 लाख आदमियों को क्या बना लेता है, बंदी बना लेता है। तो ये 1 लाख आदमियों की हत्या करता है और 1.5 लाख आदमियों को बंदी बना लेता है। और इसकी चर्चा हमें कलिंग में, यानी कि कलिंग युद्ध की चर्चा हाथी नाम गुफा अभिलेख से भी प्राप्त होती है। तो इसका वर्णन हाथी नाम गुफा अभिलेख में भी मिलता है और अशोक के 13वें अभिलेख में भी इसका वर्णन मिलता है। तो अशोक के 13वें अभिलेख में, अशोक के 13वें शिला अभिलेख में, शिला
अभिलेख में वर्णन में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर इसने बहुत भयंकर, मैंने कहा कि नरसंहार ये करता है। और आगे जब हम बात करते हैं कलिंग युद्ध में शासन के 13वें वर्ष और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष और अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। शाहबाजगढ़ी आज्ञापत्र, जो शाहबाजगढ़ी का विशिष्ट है, जो 13वां जो लेख है उसमें भी कलिंग का वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अशोक ने जो है बेसिकली बौद्ध धर्म के जो है इसी जो है, यानी कि हम बात करते हैं कि इस पूरे कलिंग का जो वृत्तांत होता है, कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है इतने नरसंहार देखकर। तो वो एक नए धर्म की जो है नया धर्म स्थापित करता है। इस नरसंहार को देखकर उसने कहा कि अब राज्य को जीतने के लिए अब हथियार से ज़्यादा धम्म की नीति को अपनाना चाहिए। तो धम्म क्या था दोस्तों, और ये धम्म क्या था, और ये अशोक ने इस धम्म की क्या रूपरेखा थी? क्या वास्तव में एक नया धर्म था, या ये धम्म जो था सभी धर्मों का सारांश था? ठीक है, तो धम्म अगर हम बोला जाए तो इस तरह का कोई नया धर्म नहीं था। धम्म बेसिकली अशोक द्वारा एक इस तरह का, जो हम कह सकते हैं कि जनता का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के लिए धम्म जो है नीति का प्रतिपादन किया गया था। तो एक तरह से ये बेसिक जो है आचरण था, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि ये कुछ जो है नैतिक शिक्षाओं के संबंधित जो है बातें इसमें वर्णन, नैतिक शिक्षाओं के संबंधित बातों का वर्णन इसमें मिलता है, जिससे जनता का आध्यात्मिक तथा नैतिक उत्थान हो। इसी को धम्म नीति कहा गया है। तो इसने क्या कहा, कलिंग युद्ध के बाद में इसने भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। अब दोस्तों ये भेरी घोष और धम्म घोष क्या है? भेरी घोष आपने देखा होगा कि कभी भी जैसे महाभारत है, रामायण है, आप इस तरह के सीरियल देखते हो तो उस पर बड़े बड़े सैक्सोफोन बजाए जाते हैं और युद्ध में नगाड़े बजाए जाते हैं, तो चेतावनी दी जाती है, ठीक है, कि युद्ध होने वाला है। तो इस भेरी घोष की जगह अशोक ने कहा धम्म घोष की नीति को अपनाना चाहिए। धम्म के माध्यम से, ठीक है, हम जो है अपने राज्य का प्रचार और प्रसार करेंगे, ठीक है, और राज्य का विस्तार करेंगे। और धम्म क्या था? धम्म हम कह सकते हैं कि एक तरह का नैतिक गुणों का वर्णन था, जो सभी धर्मों का समावेश, इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को समावेश करके अशोक द्वारा स्थापित एक नए जो हम कह सकते धर्म था, ठीक है। तो धम्म नीति का अनुसरण अशोक कलिंग युद्ध के बाद में करता है। इस जनसंहार को देखकर उसका हृदय क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन होता है तो इस तरह की वो नीति अपनाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अशोक ने जो है, अशोक अपने जीवन में यानी कि भगवान बुद्ध से बहुत प्रेरित था। तो इससे पहले वो ब्राह्मण था, और ऐसा सुनने में आता है कि वो प्रतिदिन यानी कि बिंदुसार और अशोक प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे, ठीक है, ऐसा जो है किताबें वर्णन करती है। पर वो जो भगवान यानी कि ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे वो बौद्ध धर्म के प्रति जो है आसक्त हो गया था, ठीक है, और वो अपने जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी उपगुप्त नामक जो है भिक्षु से वो बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेता है और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। और जब ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है तो ये जो है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यानी कि राज्य और राज्य के बाहर, भारत के बाहर भी जो है लोगों को भेजता है। तो ये कुछ धर्म प्रचारक हैं जिसने अशोक को अलग अलग क्षेत्र में भेजा। तो क्षेत्र अगर मैं लिखूं क्षेत्र, तो मज्जिम नामक व्यक्ति को इसने हिमालय के क्षेत्र में भेजा, हिमालय देश में, ठीक है, हिमालय देश में भेजा, ठीक है। मजंतिक नामक क्षेत्र को इसने गंधार के क्षेत्र में भेजा, ठीक है। और महेंद्र और संघमित्रा जो हम सब जानते हैं, इसने श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा, अशोक की जो रानी थी, देवी या महादेवी,
इनसे उत्पन्न ये पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, और इसको इसने क्या बोला, श्रीलंका भेजा। ठीक है, तो वहां पर ये श्रीलंका भेजता है इनको। श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहा है, ताम्रपर्णी। अशोक अपने दूसरे अभिलेख में जो है ताम्रपर्णी का जो है क्या करता है, ताम्रपर्णी के बारे में बताया कि मेरे दक्षिण के राज्य चोल, पांड्य, ठीक है, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ये ताम्रपर्णी मैंने आपको बताया है दूसरे अभिलेख में। तो ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका भेजता है, और महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजता है, महाराष्ट्र भेजता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने बताया आपको कि इनको ये जो है अशोक धर्म प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ये कुछ है महाबोधि वंश में, या हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की किताबों में इन धर्म प्रचारकों का नाम मिलता है जो अशोक द्वारा अन्य क्षेत्रों में भेजे गए थे। और ये क्षेत्र और ये व्यक्तियों के नाम तो अशोक द्वारा यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रचारक और ये क्षेत्र, और अशोक ने उपगुप्त से, अशोक उपगुप्त नामक भिक्षु से शिक्षा दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। तो अशोक बौद्ध धर्म अपनाता है किससे, उपगुप्त नामक भिक्षु से। ठीक है, तो उपगुप्त नामक भिक्षु से ये बौद्ध धर्म को अपनाता है। बाकी की बातें हम अशोक के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे जो बातें हैं वो हम फिर करेंगे।